Okay. So pay attention. Pay attention. Now this standard what we are planning to do in DSA is a very simple standard. Very easy standard. Yes, simple easy इसलिए कि इसका सिमिलर स्टैंडर्ड तुमने किया है एज AS5 CA इंटर CA इंटर AS5 देखोगे तो हम बोल सकते हैं AS5 under CA inter could be bifurcated as net profit or loss for the period, prior period items, changes in accounting policy, changes in accounting estimates, and extraordinary items. So it is net profit or loss for the period, extraordinary items, prior period items, change in accounting estimate, change in its accounting policy. इसका peer standard is Ind AS 8. और ये फर्क क्या है? Ind AS 8 does not cover this 5 element which is covered by AS5. All the 5 cover नहीं करते. जैसे AS5 बोलता है net profit or loss for the period, Ind AS 8 उसके बारे में कोई बात नहीं. AS5 बोलता है extraordinary item, Ind AS 8 उसके बारे में बात नहीं करते. AS5 बोलता है changes in accounting policy, changes in accounting estimate and prior period item. ये तीनों के बारे में Ind AS 8 बात करते हैं. मतलब Ind AS 8 का फोकस है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, सिलेक्ट कैसे करने का और चेंज कैसे करना. इस अकाउंटिंग पॉलिसी, हाउ टू सिलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, हाउ टू चेंज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड आइटम्स. इसी पे बात करता है. बोला तो सर फिर इतना सब मत सोचो, इतना सब मत सोचो. AS5 हमको आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करो. अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं हुआ है, होने दे, ये पहले कर, अभी हो गया. हाँ चलो हो गया. ए बाबा उसको देना, वो करेगा ना. तो सर ये तो हमको आता है. अकाउंटिंग पॉलिसी सर सी इंटर में 2 स्टैंडर्ड में देखा, AS1 AS5. बराबर सर. चेंजेस इन पॉलिसी तो सर अकाउंटिंग एस्टिमेट सर लल्लू पुल्लू है. और क्या बचता है, प्रायर पीरियड. सर हम इतना कर चुके हैं. नहीं है ना. ये आपको समझना क्या है, वो समझना ही है. इंडिया से 2 चीजें तो कवर नहीं कर रहा. चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कवर कर रहा है, प्रायर पीरियड कवर कर रहा है, एस्टीमेट कवर कर रहा है. रिमार्क में जो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट AS5 में पड़ा था वही ट्रीटमेंट इंडिया से 8 में. लेकिन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड का जो AS5 में पड़ा था कॉन्सेप्ट वही है, ट्रीटमेंट अलग है, ट्रीटमेंट अलग है. अगर चाहते हो एक ऐसा सिनॉप्सिस 5-8 का विथ रिमार्क्स कभी भी देखो तो कॉपी कर. अदरवाइज तुम्हारे यहाँ मेमोरी शार्प है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है. कौन सा वाला जाओगे, मेमोरी शार्प है.
कर दिया। ऑल ऑफ यू। अब in days 8, what is objective and scope? Objective and scope is selection of accounting policy. In days 8 मुझे बताएगा किस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना चाहिए, और वो मुझे बताएगा अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन थ्री थिंग्स: अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड आइटम। पर्पस पर्पस एक ही, बेटर इंटर और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मतलब इंडिया सेट बहुत क्लियर है, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करने का आई विल टेल, कल चेंज करना है आई विल टेल व्हाट अकाउंटिंग टू बी डन, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करना है आई विल टेल, प्रायर पीरियड आइटम्स का रेक्टिफिकेशन करना है, एरर्स का करेक्शन करना है, आई विल टेल हाउ टू अकाउंट दैट करेक्शन। पर्पस सो दैट इट लीड्स टू बेटर इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अकाउंटिंग पॉलिसी का डेफिनेशन किसी को याद भी है? अकाउंटिंग पॉलिसी का डेफिनेशन एएस में क्या होता था? एएस वन अकाउंटिंग पॉलिसी डिफाइन करता था, एएस फाइव चेंजेस इन पॉलिसी बताता था, एएस वन बताता है अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट कर, वन बताता था व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, हाउ इट शुड बी सिलेक्टेड, फाइव बताता था चेंजेस। इधर इंड एस एट तीनों एक साथ रख, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, कैसे सिलेक्ट करने का, और चेंज, ये सब इंड एस एट। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी अकॉर्डिंग टू यू अंडर एएस? बोलो। सिंपल क्वेश्चन। वैसे डर अकाउंटिंग पॉलिसी एएस में हम बोलते थे अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नथिंग बट इट इज बेस्ड ऑन टू पिलर्स। पिलर वन स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पिलर टू मेथड यूज्ड इन अकाउंटिंग, sorry, method used in application of that principle. There is specific accounting principle and method used in application of that principle. Finished goods inventory is valued at cost or NRV, whichever is lower. Cost or NRV, whichever is lower, is principle. And cost is determined either by using FIFO or weighted average method. Method is something used so that I can apply the principle. क्योंकि principle apply करने के लिए cost चाहिए, कॉस्ट के लिए मेरे को मेथड फॉलो करना पड़ेगा, विदाउट मेथड कॉस्ट आ नहीं सकता। यस, इन एस एट बोलता है व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, पिलर नंबर वन प्रिंसिपल, पिलर नंबर टू मेथड्स, दिख रहा है बीच में? पिलर नंबर वन प्रिंसिपल, पिलर नंबर टू मेथड्स, which are also called as conventions and प्रिंसिपल को कन्वेंशंस कहते हैं, मेथड को बेसिस कहते हैं, विच इज अप्लाइड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, तो इधर इन्होंने पॉलिसी तो डेफिनेशन वाइज सेम ही रखा है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं उन लोग उसको कन्वेंशन बोलते हैं, जिसको हम मेथड बोलते हैं उन लोग उसको बेसिस बोलते हैं। ऐसा कोई फर्क पड़ता? फिर ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कैसे करें? और ये याद रखो, अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करने के लिए पॉलिसी शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। अगर इन डेज अप्लाई करता है उस ट्रांजैक्शन पे, कौन अप्लाई करता है?
सिलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर Ind AS. जैसे तुमने एक मशीनरी खरीदा, कौन सा Ind AS अप्लाई करते? PPE. The policy would be in line with Ind AS 60, which could be either as per cost model or it could be either as per revaluation model. Hello? Yes. Say for example, inventories खरीदा Ind AS 2. Hello? Say for example, you have carried out an acquisition of a business. Ind AS 103. Standard applicable. Investment property खरीदा Ind AS 40. Intangible asset खरीदा 38. तो ये समझ में आता है? यस, सेल्स हुआ, रेवेन्यू हुआ, लीजेस लिया, एम्प्लॉय को खुश करने के लिए उनको स्टॉक ऑप्शंस दिए, 102 शेयर बेस पेमेंट. यस, तो बोलता अगर Ind AS है तो Ind AS अप्लाई करो. अगर Ind AS उसके लिए नहीं है, नो स्पेसिफिक Ind AS, तो क्या लिखा है? मैनेजमेंट यूजेस टू अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी. जजमेंट वुड बी जजमेंट विथ ऑथेंटिक बेस फॉर सिलेक्शन. देखो मैंने प्रायोरिटी वाइज दिखा. नंबर 1, सिमिलर इशू पे अगर कोई अदर Ind AS रहेगा तो उसको यूज करके जजमेंट लगा. जजमेंट तभी अप्लाई करते हो ये देखने का यार सी के सिमिलर इशू वाला कोई Ind AS है, अगर है उसको यूज करो, नहीं है तो फ्रेमवर्क में जाओ. फ्रेमवर्क में जाओ या प्रोनाउंसमेंट बाय IASB. ये कौन है? IASB कौन है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. नहीं है तो क्या लिखा है? अदर गैप विथ. इधर नहीं मिल रहा है तो IFRS में भी नहीं मिल रहा है तो US गैप में देख लो, UK गैप में देख लो, ऑस्ट्रेलियन गैप में देख लो, प्रोवाइडेड उनका फ्रेमवर्क सिमिलर है. वहां भी नहीं आ रहा है तो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस. तो देखो कितना डिटेल बात कर रहा है. Ind AS है तो Ind AS को फॉलो कर. Ind AS नहीं है तो जजमेंट लगा. जजमेंट लगाते वक्त याद रख तेरे को ये 4 प्रायोरिटी फॉलो करना है. सिमिलर इशू पे कोई और Ind AS बात कर रहा है क्या? फ्रेमवर्क या प्रोनाउंसमेंट में कुछ है क्या? अदर गैप विथ सिमिलर फ्रेमवर्क है क्या? एक्सेप्टेड इंडस्ट्री. एक सिंपल एग्जांपल कर. कंपनी के चेयरमैन एक आर्ट एग्जीबिशन, एक पेंटिंग पसंद है. The rarest of rarest painting with the signature of the artist. Good. बराबर यार, ये तो मस्त. इस गुड ऑप्शन में लेना चाहिए. ऑप्शन में ले. यस. और 50 करोड़ का खर्चा. ये क्या किया उसने? कंपनी के मेन रिसेप्शन पे लगा. सवाल ये होगा जब उसको पूछा गया कि ये पेंटिंग ड्यूअल पर्पस, सेकेंडरी पर्पस, it gives a very artistic effect to the company. The people who come, who look at the painting, and who look at the writers or the painter's name, it gives that type of effect. It is secondary. And then primary, it's an investment. Tomorrow it will fetch 500 crore. तुम ऑडिटर. हाँ, पेंटिंग खरीद. पेंटिंग के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी. It is painting purchased as investment.
बताओ कौन से इंडियस में जाओ। देखो मैं ऐसी सब बातें कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जो कोई नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन खेल रहा हूँ। तो ये बता देने का एचआर हो गया। बताओ। तुम्हारे हिसाब से हाँ, कुछ लोगों ने टेक्स्ट बुक खोल के इंडियस के नाम ढूंढने शुरू कर दिए। तो नाम तो पता हुए। हाँ देखो ना नाम देखो, अरे तुमको सब राइट है, देखो नाम देखो। हाँ भाई बोलो। बोलो। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। The definition of property, plant, and equipment is tangible items. Tangible items used in production, administration, sales, or for rental in a life of more than 1 year. क्या बोलते हैं? 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। पहले स्टैंडर्ड में डाल, स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू बोलता रहेगा तो फेयर वैल्यू करना। फेयर वैल्यू मेजरमेंट ये बोलता है कि जो जो स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू बोलता है उसका फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का वो मैं बताए ऐसे। इंश्योरेंस पे। तुम समझ देखो, सुनने को चीजें बहुत सिंपल लगती है। Investment property. Definition of investment property is land, building, part of building, held to earn rental income and or capital appreciation or both. ये लैंड है, ये बिल्डिंग। नहीं तो प्राइमरी पर्पस इज इन्वेस्टमेंट ना। इन्वेस्टमेंट। 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे फाइनेंशियल एसेट का तुमको डेफिनेशन बताया है, ये पहले ही बताया मैंने। चार चीजें आती है। कैश, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी,
कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड डेरिवेटिव एसेट है क्या इसमें? अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। कट गया ना? हुआ ना पोपट? तो इसमें अभी लगे तुमको बॉस का पोपट करना आना, मेरे पास मैं दूंगा एक 2 लाइन वाला क्वेश्चन, बोलो उसको पूछ के आप क्या करना। फुल पोपट। उसके बाद से तुम्हारे साथ नजरें नहीं मिला तो जो बोलेगा बजाना है। बजाना नहीं बताओ, ऐसा नहीं होता। जरूरत पड़े तो यूज। तो जब जरूरत पड़ेगा तब आओ। मैं डिसाइड करेगा कितना जरूरत पड़े। किसी का मस्ती करने के लिए नहीं दे रहा। वो तुम्हारा मस्ती कर रहा है और बहुत परेशान हो तब तुम्हारे पास आया तो तुम सबका मस्ती करना शुरू करोगे, है ना? क्या हर्षा जी? चलाई। फिलहाल ये मानते हैं, फिलहाल ये ऐसा आर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट करके कोई इंडियस फ्रेमवर्क या प्रोनाउंसमेंट में जाएंगे तो वहां भी कोई क्लैरिटी नहीं। अदर गैप विद सिमिलर थिंग। यूके गैप के अंदर, यूके गैप के अंदर there is one standard available which is based on art as investments, paintings as investment। जहाँ वो बोलता है ऐसा पेंटिंग्स एज इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट मार्केट, तो वो फॉलो कर सकते हैं। बराबर है। और लास्ट में एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, तो वो ये केसेस में नहीं आता कि यहाँ इंडस्ट्री क्या है। और कोई बंदा अपना अपना पेंटिंग लगा के लगाता है क्या? नहीं ना। तो नहीं होता है, बहुत रेयर चीज है। एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस शायद इधर मिले नहीं, बट या फर्स्ट या थर्ड में बैठ सकता है। थर्ड मैंने बता दिया, यूके वाला है। यस, फर्स्ट में भी बिठा सकते हैं, पर कैसे? नॉर्मल पेंटिंग जो नॉर्मल पेंटिंग दे आर ट्रीटेड एज पिक्चर्स, ट्रीटेड एज, वो तुम्हारा आप पीपी के अंदर फिट कर देते हो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन तक। तो ये जो मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूँ which has that signature of that image, this by itself is a legend। Yes, painting is tangible, but that painting done by MF is as good as उसका copyright है तुम्हारे पास, is only one। Nobody else can do it because MF मेरे पास। Then it gets color of intangible। Such paintings then can be treated as intangible asset with revaluation model applied। Intangible asset with revaluation model applied, एंड उधर उसी एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करने देते हैं जिसका एक्टिव मार्केट है। ये पेंटिंग का मार्केट या फर्स्ट में बिठा सकते हो अगर तुमको इतना नॉलेज है, या थर्ड। लो, समझ में आ रहा है? सर इतना सब तो हमको मालूम भी नहीं था, तो टेंशन में तो लेते। इतना आएगा तो आने का मेरे को। दिल बनाएंगे अपन बड़ा, थोड़ा तुम थोड़ा मैं। क्या बराबर बोला ना? यारे बराबर ना? हाँ, तो बोलता है पाकिस्तान का क्या? जल्द से कुछ भी करने दे, काम का कुछ नहीं हो उसके। हाँ। अब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कब कर सकते? दो ही रीजन, आइदर इन डेज बोलता है चेंज करो, या बेटर प्रेजेंट एज। जैसे इन डेज 116 लीजिस वाला आया, उसके पहले था इन डेज 70 17, बराबर, विच वॉज फोकसिंग ऑन लीजिस।
किधर ना किधर उनको लगा कि वो स्टैंडर्ड कंप्लीट स्टैंडर्ड नहीं है, किधर ना किधर एकदम ट्रू एंड फायर पिक्चर नहीं देता है, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो 17 को सस्पेंड कर और 116 दे। ये चेंज कौन लेके आया? इंडियस खुद ही लेके आया। यस, तो आइदर चेंज इज ब्रॉट इन बाय इंडियस इटसेल्फ, चेंज अगर इंडियस इटसेल्फ का है तो हम वो फॉलो करेंगे, इंडियस जो बोलता है वो करेंगे, या हमें लगता है कि हमें ये चेंज करना चाहिए। पीपल पे वैल्यू कर रहा है लेकिन लगता है कि नहीं यार, इट शुड बी वैल्यूड एट वेटेड एवरेज। बराबर है। कॉस्ट मॉडल पे वैल्यू कर रहा हूँ पर अभी लगता है कि इट शुड बी वैल्यूड एट इवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल पे वैल्यू कर रहा हूँ लेकिन मेरे को लगता है नाउ विद चेंज टाइम्स इट शुड बी कॉस्ट लो। यस, तो अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय क्या है, इन डेज, और इट इज बेटर प्रेजेंटेशन। बेटर प्रेजेंटेशन को बोलते हैं वॉलेंटरी। क्या बोलते हैं? इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय इन डेज बोलता है अप्लाई ट्रांजिशन प्रोविजन इफ एनी। ट्रांजिशनल प्रोविजन, कोई भी नया इन डेज आता है तो पुराने वाले को सुपरसीड करता है, तो हमेशा उसके साथ ट्रांजिशनल प्रोविजन लाए कि भाई तुम अब तक ये कर रहे थे, सी नया इन डेज आया तो अब नए ट्रांजैक्शन पे तो नया इन डेज ही अप्लाई करोगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हो उसमें तो पुराना वाला है, तो पुराने वाले को नए पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए जो आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो जो ट्रांजिशनल प्रोविजन में बोला रहेगा वो फॉलो करने, प्रोवाइडेड ऐसे ट्रांजिशनल प्रोविजन उस इंडियस के अंदर एग्जिस्ट करते हो। अगर सर एग्जिस्ट नहीं करते हो तो देन जो वॉलेंट्री के लिए करते हैं वही। सर वॉलेंट्री के लिए क्या करते हैं? रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं। सर रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या? रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या? लीज वाला स्टैंडर्ड है, तुम खुद ही बोल रहे हो नया स्टैंडर्ड आया नहीं, ऐसा मानो। खुद ही बोल रहे हो जो नया स्टैंडर्ड में आया है लिखा है ना वो तुमको फॉलो कर। सवाल उठेगा रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो कर। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कब से? तुमने तुम्हारे पूरे कंपनी के लाइफ में सबसे पहला लीज कब किया है? और हमने 5 साल पहले सबसे पहला लीज लिया था, कब लिया था? रेट्रोस्पेक्टिवली 5 years before। जो तुम नए लीज पे करने वाले हो वो पुराने लीज पे रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 5 years बिफोर। यहाँ 5 years है, तब मान लो इन्वेंट्री क्या है, उधर में चेंज कर रहा है फीफो से वेटेड एवरेज। इन्वेंट्री मेरे पास 20 साल पहले से, 20 साल। वो छोड़ो, गोदरेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देखो, के पास ये पीपी उनके पास है 100 साल पहले, 100 year old कम। अब ये बोल रहा है कि पीपी विल बी फॉलोड एज पर इवैल्यूएशन मॉडल नॉट कॉस्ट। यार हम तो रिजाइन कर देंगे उस दिन, कंपनी छोड़ देंगे, बोले हमसे होना स्टैंडर्ड बोलता है। प्रैक्टिकेबल है या प्रैक्टिकेबल नहीं, वो तुम पे छोड़ दो। सर ये पहले बोलने का ना, प्रैक्टिकेबल है तो प्रैक्टिकेबल में यू विल डू इट फ्रॉम डे वन। कैसे? सर डे वन पे कैसे चेंजेस करेंगे, क्योंकि डे वन पे ये होता तो सर सब फिगर्स चेंज हो जाएंगे, तो वही तो बोल रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी फॉर अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंट डेट एंड कंपैरेटिव अमाउंट फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंट डेट, उसमें एडजस्ट कर वाला है। 2018 से तुम्हारे पास पहला लीज, तुम चेंज कर रहे हो यहाँ से, बराबर है, और तुम्हारा करंट ईयर है
प्रीवियस ईयर है, बराबर है। तो क्या बोलता है, 2018 में तुम नया अकाउंटिंग फॉलो करो, तो क्या होएगा 2018 में, सेट में कुछ चेंज होएगा, लायबिलिटी में कुछ चेंज होएगा, और प्रॉफिट में कुछ चेंज होएगा, दैट इज नथिंग बट इक्विटी में कुछ चेंज होगा, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर होगा तो अगेन थिंग्स विल, नेक्स्ट ईयर ऐसा कर करके फर्स्ट अप्रैल 21 पहला, फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल, 21 क्या है, बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस। क्या चेंजेस हो रहे हैं सेट में, लायबिलिटी में, इक्विटी में, क्या चेंजेस हो रहे हैं? यस, अब तुम्हारे पास फर्स्ट अप्रैल 21 में पुराने फिगर्स भी होंगे, ओल्ड वाले। यस, ये ओल्ड वाले फिगर से शुरू करो, ओल्ड वाले फिगर से, फिर उसमें ये चेंजेस एडजस्ट एडजस्ट करो, तो तुम्हारे पास एज पर न्यू पॉलिसी आ जाएगा। यस, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट प्रीवियस ईयर में जो तुमने ओल्ड अकाउंटिंग किया रहेगा, अब उसको अनड्यू करके नया वाला, और करंट ईयर में तो ऑब्वियसली सब नया वाला इस तरह से प्रेजेंट करना पड़े। देखो लिखा ही क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी फॉर अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंट ईयर। अभी तुम्हारा प्रायर पीरियड नॉर्मली होता है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस मतलब इट वुड बी बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड कंपैरेटिव अमाउंट फॉर ईच प्रायर, जो भी प्रायर पीरियड तुम प्रेजेंट करते हो उसका कंपैरेटिव, if it is practicable to do, if it is not practicable, ठीक है। allow change from earliest period from which it is, which may be from the time, खूप छान, from the beginning of, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक में कुछ चेंज कर, बिफोर टू, बराबर है। तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2007 से, तो लॉजिकली यहां से होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है 2014 में, 2014 में फायर हुआ, तो इसके रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स ही, अब 7 से चेंज करते आओगे तो फिर 14 वाला चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स ही नहीं है, डिटेल्स नॉट अवेलेबल। तो बोलता है इधर तू फुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे तो पार्शियल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सर पार्शियल मतलब 14 तक जाने के नहीं दे सकते, 2015 से सब डेटा है, यहाँ से शुरू, बराबर। फर्स्ट अप्रैल 2022 यहाँ पे वो चेंजेस बता, फिर प्रीवियस ईयर वुड बी 22 करंट ईयर वुड बी 23, इसको बोलते हैं या तो फुल रेट्रोस्पेक्टिव या पार्शियल रेट्रोस्पेक्टिव, बिकॉज 14 में फायर आया था तो उसके पहले आगे जाके फायदा, क्योंकि फिर देन वो कंपेरेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 15 से कर पार्शियल, बराबर। व्हाट इफ, व्हाट इफ 22-23 का इन्वेंट्री वाला डेटा या वो दो मेजर डेटा, वायरस से डेटा पूरा बूम, वायरस अटैक होता कि नहीं होता रे, वरमा कम होता है, नहीं होता है, तो उस पर हो जाए तो अच्छी बात है लेकिन होता नहीं है। देखो ये बहुत सेंसिबल बात किया मैडम आपने, कि बहुत लोगों को तभी समझता नहीं है, काम बढ़ जाएगा तो लगता है आज तो जल्दी छूटेगा। सर्वर का हो जाता है, कभी कभी सर्वर ही हो जाता है, उस दिन फिर कुछ नहीं चलता, तो उस दिन छुट्टी मिल जाता है ना, मतलब इसमें अपना टेंशन नहीं है, कल से सर्वर चालू होगा, आज छुट्टी। हाँ, क्या बोलता है,
is rightly said. Your mind likes and absorb negativity more than positivity. To be positive, to be constructive, you require to put additional strength. But to be destructive and negative, nothing is required. Universe gives you everything. Time is such. Time and human beings. तो समझो 2022-23 में वायरस आ गया, अब वो डेटा ही नहीं है, तो बिगिनिंग ऑफ दैट, समझ रहे हो, विद ऑब्वियसली डिस्क्लोजर कि भाई ये कर सके हम मैक्सिमम पॉसिबल। समझता है ये? स्टैंडर्ड सामने से बोलता है, देयर इज एक्सेप्शन टू समथिंग व्हिच इज नॉट अचीव। पढ़ो पहला वाला जोर से। मतलब भी तो समझना पड़ेगा ना, है कि नहीं? पी ई, मेरे पास प्रॉपर्टी जो मैं बिजनेस में यूज कर, बिजनेस में यूज कर, तो दिस आई फॉलो बेसिक्स। I have an option to either value add, बराबर है, ऑप्शन तो है। यस, इसमें से एक प्रॉपर्टी खाली हो जाता है, नहीं रिस्ट्रक्चरिंग खाली हो जाता है, तो मैं इसको रेंट पे देता हूँ। The purpose of this property is to earn rental, ये प्रॉपर्टी बन जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करते ही इन डीएस 40 सिर्फ कॉस्ट वैल्यूएशन, ऐसा कुछ होता है। When you say there is change in accounting policy, when you say no, there is a reclassification. My PP has been converted to investment property, and now this is going to be used as investment property. And if it is going to be used as investment property, then it will be cost model only. Then cost and evaluation नहीं हो सकता, जो उसके पहले सकता अब नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन सबसे सब चीजें चेंज है। लो, समझ में आता है? तो क्या लिखा है? देखो इसके अंदर ट्रांजैक्शन डेफर, डेफर इन सब्सटेंस, बराबर है। इसके अंदर क्या है? ऐसा कोई ट्रांजैक्शन प्रीवियसली होता ही तो ये क्या हो सकता है, पता क्या? सुना? क्या है इनके पास? इनफ होटल है। हेलो, सब होटल से इन लोग रेंट इनकम प्लस कुछ कमाता है, प्लस भी होगा ना। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये होटल वाली, ये कौन से इंडेस में फिट है?
16, 16, 16। हाँ तुम देख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं। देख के भी सही आंसर दे दो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ तो अभी वो तो याद होना चाहिए ना मैडम। बोलो। 16। पक्का? तो हाँ सर, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वो इंसिडेंटल सर्विसेज देते हो, तो देन उसको पीपी करके लेने का है रादर देन। बराबर है। यस। मान लो ऐसी एक प्रॉपर्टी ना ताज ने गोवा में गिरी है, इसके बाजू। बराबर। एक क्या हो गया? तो पानी तो आएगा ना ऊपर बेटा। तेरे को बिल्डिंग ऐसा, इट इज नो, इट इज 2D ना, इट इज नॉट 3D। 3D रहता तेरे को ऐसा लगता था ना, इस तरफ ऐसा बीच है, इस तरफ होटल है, वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं आया। बराबर है। और ताज बोला यार इधर ना बहुत सब किटकिट, एक तो दूर है गोवा, इधर का सब स्टाफ मतलब सब गोवनीस को मैनेज करना, दे आर वेरी हैप्पी गो लकी, मतलब ये अपने से जमेगा नहीं तो क्या बोलता है, तो क्या करेगा, इसको चलाने दे दो। और बोरिस बोलता है मेरे को देना, मस्त चलाए। तू चला लेगा? बोला चला ले। तो पक्का? बोला पक्का। लेकिन सब कुछ मैं बोला, तू सब कुछ डिसाइड कर, मेरे को क्या करना है, सब कुछ तू कर, मेरे को उठा दी करो। बाकी सब तू कर ले। तो बोरिस बोलता है ठीक है मैं कर देता हूँ। ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखो, इवन तो होटल आपका है, योर रोल इज पैसिव, आप कोई सर्विस वर्विस आप कुछ नहीं देख रहे, somebody else is managing risk, somebody else is taking, is as good as तुमने उसकी इसको बारे में देखा। तो अभी आप क्या करोगे? उसको एस फॉलो करते हो। बराबर है। होटल ये, होटल ये चेंज किया, चेंज किया। चेंज नहीं किया रे बाबा, पहले वाला मेरा ही था, मैं रन कर रहा था, इसलिए 16 में आया। इधर कोई और सब कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए तो समझ रहा है। मतलब तो पहले, मतलब पहले मैं ऐसा करता ही नहीं था,
अभी कर रहा हूँ। उसको चेंज बोलते, उसको चेंज बोलते। बताइए। हाँ, डिस्क्लोजर देखो, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दो तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय, चेंज किया अगर इंडेस ने किया है तो देखो क्या क्या, उस इंडेस का टाइटल, फिर डिस्क्लोज करो ट्रांजिशन प्रोविजन के हिसाब से क्या चेंजेस किया है। हाँ, दिस इज अज्यूमिंग ट्रांजिशन प्रोविजन है तो। थर्ड, चेंज क्या हुआ। फोर्थ, ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट एडजस्ट किया। फिफ्थ, रीजन, फिर उस अगर ट्रांजिशन प्रोविजन ने बोला रहेगा रेट्रोस्पेक्टिव करो बट वो इनप्रैक्टिकेबल है तो उसका रीजन। पांचवा, इम्पैक्ट जहां जहां जिस पीएनएल में जिस लाइन आइटम में आता है, बैलेंस शीट में जिस लाइन आइटम में आता है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी डिस्कस। फिर वॉलेंटरी चेंज है तो ए में क्या लिखा है, नेचर ऑफ चेंज। बी, सी, ई, एन, एफ, बराबर है। क्या लिखा है, मान लो कुछ नया इंडेस आ रहा है, तुमको एप्लीकेबल, और अभी तक इफेक्टिव आगे से होने वाला है, तो इस पे भी तो डिस्क्लोजर करेगा कि ये जब से इफेक्टिव होगा तेरे में क्या क्या इम्पैक्ट होगा। लोगों को आज ही बता दे तो इंश्योरेंस वाला इंडेस 70 इफेक्टिव नहीं हुआ है, आ रहा है। यस, तो इंश्योरेंस का बाकी सब कंपनी तो लिख देगा कि हम पे तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इट इज ओनली फॉर इंश्योरेंस कंपनी, बट इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा क्या। ए, क्या लिखा, फैक्ट। बी, रीजनेबल एस्टिमेट, इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा कम होगा कितने से क्या, जब से ये अप्लाई होना शुरू हो। बताइए, अकाउंटिंग पॉलिसी, उसका चेंजेस, उसका एक्सेप्शन, उसका डिस्क्लोजर, सब कवर कर दिया। उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 4 पे आओ ना भाई। 4, 4 पे, ABC changed the method adopted for inventory valuation in the year 1890. Prior to change, inventory was valued using FIFO. How it was felt that in order to match current practice and make financial statement more relevant and reliable, the weighted average valuation model would be, and we say this is the voluntary change. The effect of change in method of valuation of inventory is 31st March 17 increased by 31st March 18 increased by 31st March 19 increased by profit and loss under FIFO valuation, PP expense profit. Retained earning as on 31st March 17 was 423. 31st March 17 matlab beginning of previous year. Present change in accounting policy in P&L and produce the extract of statement of changes in equity in accordance with Ind AS. तो FIFO के हिसाब से दिया है, आपको उसको वेटेड एवरेज के हिसाब से करते हो या मैं करूँ डायरेक्ट, थोड़ा यूज करोगे। हाँ, चलो दिया तुमको, नेक्स्ट 5 मिनट्स टू 7 मिनट्स दिया, यूज करके बताओ।
चलो कॉपी करो। सिर्फ सीओजीएस एडजस्ट होगा। ओपनिंग स्टॉक के कॉस्ट से वो बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक के इंक्रीज से वो कम होगा। इससे आपका प्रॉफिट हर साल चेंज होगा। ओवरऑल चेंज, ओवरऑल चेंज 20 का ही आएगा टू माई रिटेन अर्निंग। बोलो मैडम। हरी हरी बत्ती बत्ती। कोई डाउट है? वो कैसे बढ़ा, वो नहीं समझा, 20 से कैसे बढ़ा वो। उसके अलावा सब समझा। कोई टेंशन नहीं, पहले इतना तो कर ले। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर व्हाट? क्या करूं? नेक्स्ट पेज। क्या आपको दिया रीस्टेटेड वाला आफ्टर चेंजेस, और दूसरा जो ओरिजिनल था, आप कंपेयर कर सकते हो। फाइनल एडजस्टमेंट 20 का ही है।
डन, अभी हो गया, अभी हो गया। हो गया हरी, इधर देख। ईयर 4 का सब पीछे वाले तरफ, ये करंट ईयर 4 का स्टॉक अगर 10 से बढ़ता है, ईयर 4 का प्रॉफिट भी 10 से बढ़ता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ईयर 3 का प्रॉफिट 10 से कम हो जाता है, देन वो ओपनिंग स्टॉक, तो जो यहाँ बढ़ता है वो यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है नेक्स्ट ईयर। तब तो यहाँ समझो 20 से बढ़ा, यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है, यहाँ 30 से बढ़ा, यहाँ न्यूट्रलाइज, यहाँ 40 से बढ़ा, इसका न्यूट्रलाइज हो ही नहीं रहा, तो यहीं एडजस्ट कर दी, 40 का ही तेरे को डिफरेंस आया, बाकी न्यूट्रलाइज हो गया। आपने एक का क्लोजिंग, दूसरे का ओपनिंग, दूसरे का क्लोजिंग, तीसरे का ओपनिंग, तो आमने सामने फिर टूस हो गया, तो क्या बचा, लास्ट वाला जो इंक्रीज बचा वही। तब इसका आंसर करने से पहले पता चल सकता है कि भाई 20 का ही इम्पैक्ट है। तो समझता ही है कि आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन, स्टार डाल दो। फेवरेट क्यों है एग्जाम में, और आरटीपी में, एमटीपी भर भर के यही क्वेश्चन, ईयर चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, कॉन्सेप्ट। गेटिंग दिस? क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, लेकिन बहुत बड़ा, एग्जाम में नहीं आए। ये क्वेश्चन पार्ट ऑफ आईएएस 10 एज एन एग्जाम्पल, वही इधर छाप। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, आंसर भी दिया वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद फिर आपको डाउट रेज करना, और इस बार विजुअलाइज नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर ही पढ़ना, विजुअलाइज नहीं। चलो पे अटेंशन, देखिए तुम लोग क्या समझे हो, प्लीज पे अटेंशन। ओके, डेल्टा changes accounting policy for depreciating PP so as to apply much more fully a component approach। मतलब अब तक component approach करता, अब वो component approach करेगा, मतलब क्या, हर एसेट को वेरियस कंपोनेंट में ब्रेक करेगा और उस कंपोनेंट को डेप्रिशिएट करेगा, एंड एट द सेम टाइम अडॉप्टिंग अ, मतलब इट इज कंपोनेंट अप्रोच विथ इवैल्यूएशन मॉडल। In the year before X2, delta asset record were not sufficiently detailed to apply a component approach fully. At the end of X1, management commission and engineering survey, which provide information on component held and their fair values, useful life, estimated residual value, and depreciable amount at the beginning of X2. इसका मतलब ये पूरा पैराग्राफ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था पहले से करने, इसलिए हम बिगिनिंग ऑफ X2 से कर रहे हैं। However, survey did not provide a sufficient basis for reliably estimating cost of this component that had not previously been accounted for separately. An existing record before survey does not permit this information to be, मतलब cost of component मिलना तो अभी भी challenge है। Delta management consider how to account for each of the two aspects of the accounting change.
They determine that it is not practicable to account for change to a fuller component approach retrospectively or to account for that change prospectively from any earlier date than the start of X2. वो तो समझ ही गए थे हम लोग. Also, change from cost model to revaluation model is required to be accounted for prospectively. Therefore, management concluded you should apply this prospectively from. सब कुछ कब से हो रहा है? 2000. Delta's tax rate, property, plant and equipment, end of X1, cost 25, depreciation. So book value is 11,000. Prospective depreciation expenses, old basis 1500, old basis. ये मेरे काम का नहीं क्योंकि मैं तो न्यू बेसिस पे ढूंढेगा. वैल्यूएशन 17,000, रेसिडुअल वैल्यू 3,000, रिमेनिंग लाइफ 7 years. Depreciation expense based on existing new basis is 2,000. ये कैसे आया होगा? 17,000 minus 3 divide by 7. बराबर है. You are required to show relevant note for disclosure. From the start of X2, Delta has changed its accounting policy for depreciating to apply much more fully component and at the same time revaluation. Management takes the view that policy provides reliable and more relevant information because it deals more accurately with the component PP and based on up-to-date values. The policy is applied prospectively from start of X2 because it is not practicable to blah 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 retrospect or from any earlier date. The effect on the current year is EE at the start by 6,000. ये कैसे आया उसको 6,000? 11 का 17 हो गया, 6,000 से बढ़ गया. इंक्रीज इन ओपनिंग डेफर्ड टैक्स प्रोविजन बाय 18,000. ये कैसे मिला? 6,000 का 30%. 1800. 6,000 से बढ़ा ना, उसी का 30%, 1800. क्रिएशन ऑफ अ रीवैल्यूएशन सरप्लस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. कितना कितना? 17 से 11 तो 6,000 होता है. बराबर है, 6,000 होता है. 1,800 का टैक्स इफेक्ट, 4,200 का रीवैल्यूएशन. इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय 500 बराबर है 1,500 से 2,000 तो 500. रिड्यूस इन टैक्स एक्सपेंस बाय, ये कैसे हुआ? फिर 1,500 चार्ज करते तो तुम्हारा प्रॉफिट 500 से बढ़ जाता, लेकिन 2,000 चार्ज कर रहे हो तो प्रॉफिट 500 से. तुमको जो तकलीफ हुआ है ना वो इधर हुआ है. बराबर ना? यही तकलीफ हुआ ना, बाकी सब तो समझ में आ गया था. आया ना? तकलीफ यही हुआ कि नहीं? समझा ही नहीं ना क्या किया है? ये समझा नहीं? समझा ना? जो भी सब लिखवाता हूँ, ये लिखो ये लिखो, लिखते हो तो पक्का? कंफर्म? कंफर्म? तुम्हारे नोटबुक के अंदर इंड एज 16 के नोट्स है. इंड एज 16 है, काफी लोगों के पास मिलेंगे. है इंड एज 16 है. उसमें रीवैल्यूएशन मॉडल पे, पीपी का रीवैल्यूएशन मॉडल पे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रीवैल्यूएशन पढ़ करके लिखा रहेगा. रिवैल्यूएशन का फ्लो चार्ट किया रहेगा और फिर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाया होगा. और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ 6-7 पॉइंट होंगे. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके रिवैल्यूएशन के 6-7 पॉइंट लिखवाए होंगे. पहले पॉइंट पे तो आने थे लोगों को. कैसे पॉइंट है क्या? है? देवलाली को मिल ही नहीं रहा. वाह देवलाली वाह. सामने
0.5 है, पढ़ो 0.5 जोर से। और कोई पॉइंट? पढ़ो 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 पढ़ो, वो कौन सा पॉइंट है? हाँ मैं बोला ना 6 या 7 पॉइंट होगा। पढ़ो और जोर से पढ़ो। तो पहले वाला पढ़ो। फिफ्थ नहीं, सिक्स थी स्टार्टिंग से। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन कि टैक्स इंफॉर्मेशन इज गिवन? ऑल ना, अकाउंटिंग पढ़ रही है। ऑल इंफॉर्मेशन, हाँ। ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन मतलब इंक्लूडिंग टैक्स। तो आप जो डेफर टैक्स क्रिएट करोगे, जो भी रिवैल्यूएशन वाला क्रिएट करोगे, वो नेट ऑफ टैक्स करोगे ना। लिखा है ना उधर, लिखा है ना। तुम्हारा गेन तो आया, कितने का गेन आया? 6,000 का गेन आया ना। 6,000 के गेन पे 30% टैक्स कितना होता है? 1,800। तो तुम्हारा नेट गेन कितना होता है? 4,200 होता है ना। तो इधर वो वही तो बोल रहा है 4,200 का नेट गेन। तकलीफ किधर हो रहा था? ये मैंने तभी भी बताया था। और मैंने ये भी बोला था ये आगे आएगा, तब तुम भूल जाओगे, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ऐसा जी, मैं तो बहुत कॉशियसली सब करवाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या करते हैं, मालूम नहीं। प्लीज इतना तो समझो, ऑनलाइन वाले लिखते तो सब है, लेकिन याद का तो अभी ऐसा है। अरे इनको मिला है ना, मिला ना। रिवैल्यूएशन ओसीआई के थ्रू होके जाता ना, है ना। और ओसीआई में जो भी टैक्स इफेक्ट ओसीआई का होता है, ओसीआई में एडजस्ट होता है ना। अभी समझा कैसे आया? तुमने लिखा भी हुआ था। वो 16 अपन ने कब किया था? 9 अगस्त। अभी भी बोला था ये आएगा आगे काम में, तुम देख। ये तो मेरे को 6 पॉइंट पढ़ना था, तुम लोगों ने साथ में फिफ्थ भी पढ़ लिया। फिफ्थ भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन इज एज पर इंड AS 16 ओनली। उधर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता है, लेकिन रिवैल्यूएशन टू कॉस्ट किया तो लग गए। इट इज इंड AS 8, वहां रेट्रोस्पेक्टिव लग। बोला तो था मैडम, सब बोला लिखा है तो बोला तो रहेगा ही। चलो कोई नहीं। अच्छा, इंड AS 8। ए, ए, कर 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 किया ना तूने? नहीं समझा? बाद में समझा। हाँ। नेक्स्ट पार्ट में दो आइटम है, अकाउंटिंग एस्टीमेट और दूसरा प्रायर पीरियड एरर्स। अपन पहले प्रायर पीरियड एरर्स के बारे में क्या है रे बाबा? प्रायर पीरियड एरर्स क्या लिखा था वो डेफिनेशन में? पढ़ो। मिस स्टेटमेंट स्लैश इन एंटिटीज फाइनेंशियल इन वन और मोर फ्रॉम टू यूज और मिस यूज reliable information
which was available or could have reasonably expected to be taken into ब्यूटीफुली डिफाइंड, कितना ब्यूटीफुली देखो, मिस स्टेटमेंट और ओमिशन। याद रखो, कुछ नहीं करना ही एरर नहीं है, नहीं करना और ना करना एक ही होता है, डॉट। समझे मैं क्यों बोला वाशी वाले कैसे होते हैं? हाँ, कंट्रोल उदय कंट्रोल, हाँ। तो कुछ नहीं करना ही एरर नहीं है, कुछ मिसस्टेट करना भी एरर है। यस। और देखो उसके बाद क्या ब्यूटीफुली लिखा है, फ्रॉम फेलियर टू यूज और misuse reliable information which was और could have reasonably expected। अवेलेबल मतलब मेरे को मेरे बेंच पे किसी ने लाके नहीं, नॉट अवेलेबल। तो तू खड़ा होके जा, उधर ही पड़ा है। तुम समझ रहा है? वो कभी कभी ऐसा होता है ना, लंच में अपन एकदम थके हुए बैठे हुए रहते हैं, एकदम ऐसा थका हुआ रहता है लंच या डिनर में, और खाना खा लेता है, मम्मी बेचारी पीछे रहती, खाना खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, और खाने के बाद उठने के बाद सोने का तैयारी करते हैं, मम्मी बोलते बेटा वो स्वीट खाया ना, किधर था बेटा, देखना उधर, देखना वो उधर ही रखा था, तो बॉक्स खोला होता तो मिलता था। प्लेट में डालने का ना मेरा बेटा, बिगड़ जाता था ना, तेरे पेट बॉक्स में रखा है, वो पता है भी नहीं बेटा, सामने पड़ा है, खा रहा है तो तेरे सामने है, लेकिन तू उसके पहले कुछ और रख रहा है सामने। बराबर ना? होता नहीं होता है? नहीं होता ऐसा? मिठाई दिखी जाता तुमको? वो तो ध्यान जाना चाहिए ना, है। कभी मिस नहीं हुआ ऐसा? होता है ना? अबे, तुम दिया नहीं, इसका गलती तुम्हारा ही, तुम्हारा रखा है सामने, तेरे को लेने का है, अभी तू वो भी नहीं देखेगा। नहीं मेरे प्लेट में आएगा तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, तू आराम से ऐसा हाथ लंबा करके खोल के दे सकता था। ये वही बात कर रहा है, ये वही बात कर रहा है। मेरे को नहीं मालूम था, तेरे को नहीं मालूम था, लेकिन वर्ल्ड में बहुत लोगों को मालूम था। थोड़ा हिला डुला होता तो तेरे को भी मालूम पड़ता, थोड़ा सा रैशनली यूज किया होता तो मिल जाता। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट आर दी कॉमन टाइप्स ऑफ एरर? एग्जाम्पल में जाओ या तुम्हारे वाले बता दो, क्या क्या बोल, तुम क्या क्या करते हो कुछ बोलो। ऐसा कितनी बार हुआ हो कि कुछ एरर किया तुमने और बाद में बॉस के पास जाके भांडा फूट गया, तो ये देखा नहीं? होता है ना ऐसा? हाँ, और बॉस अगर तुम्हारा स्मार्ट रहेगा तो बहुत बार तुमको फीलिंग आता रहेगा, ये आता नहीं है, करता नहीं है, इधर ही बैठा रहता है, इसको खाली डेटा देता है, डेटा से ये ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, हम पूरा लेक्चर देख लिया, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है देखने का। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ है तो मान लो तुम्हारा बॉस बहुत स्मार्ट है, उससे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। गाली मिलेगा वो ले लो, बट सीखने मिलेगा वो भी ले लो। इम्पोर्टेंट ना? बंदा कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है खाली ऑफिस के अंदर और मस्ती करता रहता है, इधर उधर ये किया वो किया सब करता रहता है, और तुम उसको खाली एक फिनेंशियल दे देगा, वो खाली फाइनेंशियल देखे, इसका ये देखा था, इसका ये किया था। अबे, मैं उधर 3 हफ्ते से बैठा है, ये सब कहाँ से निकाल रहा है? होता है ना? दैट मीन्स दैट बंदा इज स्मार्ट। कौन है वो? उसे सीख। बराबर। तो कॉमन टाइप्स ऑफ एरर क्या? लो, देखो तुम्हारे वाले एरर। पहला, पहला नहीं करते हो? ऐसे एरर है मैथमेटिकल मिस्टेक, ऐसे एरर जो एरर करने के बाद बैलेंस शीट टैली हो जाता है। हाँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, तुमने अलग एक्सेल वर्किंग में किया, अमाउंट ना डाल दिया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही गलत।
एरर तो है ही ना। भी तो ये नहीं सोचते ना बैलेंस शीट टैली हो गया मतलब सब बराबर है। कभी भी ऐसे सोचते हो? नहीं। मिस्टेक इन एप्लीकेशन ऑफ। सर इसका ज्यादा टेंशन नहीं है कि तो बॉस को भी नहीं आता तो मतलब चल जाता है। बट इट इज अ मिस्टेक ना। ओवरसाइट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रॉड्स। एरर हम बोलते हैं इंटेंशनल, फ्रॉड हम बोलते हैं अनइंटेंशनल। सुन रहा है ना मतलब तुम? मैं वही देख रहा था अभी ऐसा मतलब अभी गाय माता की जय करके ऐसा ऐसा करेगा। मैं वही देख रहा था तुम सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। क्या खत्म होने का टाइम हो गया तो मतलब क्या अभी हाँ बोल तू जाने दे। बराबर ना। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? प्रैक्टिकेबल क्या? Restate comparative amount of previous year in which error had. If error has occurred before that period, restate opening balance of asset, liability, and equity for earliest period presented. If not practicable, restate for earliest period practicable. Disclosure. Yeah. For each prior period presented, disclose correction to each line item. Basic and correction at the beginning of. If retrospective application not practicable, then how the error was. तो अगर एरर आज से 4 साल पहले हुआ है, 4 साल के पहले जाके एरर रेक्टिफाई होने के बाद तुम्हारा रिजर्व का क्या फिगर होगा? वो फिगर लेके आके इधर पर उस एरर को करंट ईयर में उसको करेक्ट करना। वो एरर करंट ईयर के पीएनएल में आएगा। इतना लॉजिकल बात करता है इंडियस। जबकि अपना एएस क्या बोलता था ना, अभी मजा देखो। एएस भाई एरर है अभी है 5 साल पहले। रेक्टिफाई कर एंट्री पास कर बोला क्या? प्रायर पीरियड आइटम टू दैट आइटम। इससे क्या होगा? करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। डेट से 20 से कम हो गया ड्यू टू प्रॉफिट हो गया 100 रुपये। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट था 80। अब क्या करोगे तुम? 80 और 100 को देखोगे। ग्रोथ है पूरा, कितना ग्रोथ है? ग्रोथ है 25 का हुआ ना ऑन दिस 80। बराबर है। ये भूल जाते हो कि भाई ये 20 जो एरर है वो इस साल का नहीं है, 5 साल पहले। इस साल के प्रॉफिट से एडजस्ट ही नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इस साल का प्रॉफिट 130। वही इंडियस कैसा बोलता है? करंट ईयर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर 130, नो एरर है। प्रीवियस ईयर 80, ग्रोथ ऑफ 50%। तो 20 जो भी है वो तुम्हारा ओपनिंग इक्विटी के अंदर एडजस्ट हो गया है। अब तक तुम अगर ओपनिंग इक्विटी 1000 बताते होंगे तो अब तुम 980 बताओगे, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ दैट। तुम ये फिगर के साथ मस्ती क्यों कर रहे हो? तुम ये फिगर के साथ मस्ती कर रहे हो तो क्या हो रहा मालूम है? एक तो जिस साल का एरर था उस साल का फिगर में मस्ती था। इधर तुम उस एरर को रेक्टिफाई करके इस साल में भी मस्ती कर रहे हो। मतलब तुम कंपेरेबिलिटी की टोटल समझ में आता है? हेलो। एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ो क्या लिखा। इंडेस 1 में भी देखा था। मिनिमम 2 बैलेंस शीट, but you have to prepare third balance sheet at the beginning of the year whenever there is a retrospective change in accounting policy or whenever there is a prior period item जिसका इम्पैक्ट उस ओपनिंग में है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मान लो एरर लास्ट ईयर में
और उसका रेक्टिफिकेशन करंट ईयर में मालूम करो, तो तुम जाके लास्ट ईयर का ही डेटा चेंज कर दोगे। अब इस एरर के वजह से लास्ट ईयर के बिगिनिंग का कोई भी डेटा चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि एरर लास्ट ईयर में था, तो लास्ट ईयर में एरर था तो तुम लास्ट ईयर का ही फिगर चेंज कर दोगे। हाँ, तो तुमको थर्ड बैलेंस शीट कब बनानी है? जब थर्ड बैलेंस शीट के फिगर पे इंपैक्ट आ रहा है तब बनानी, हर बार नहीं बनानी। जब इंपैक्ट, एरर 5 साल पहले था, इंपैक्ट आएगा ही, करो। एरर 3 साल पहले था, इंपैक्ट आएगा ही, करो। एरर लास्ट ईयर में था, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया रेट्रोस्पेक्टिव, इंपैक्ट आएगा ही, करो। लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव भी इंपैक्ट करंट ईयर के बिगनिंग से दिख रहा है। दिस इज इंड AS 8 along with, हमारे शीट में है नहीं है? है, है, जगह है इसके नीचे। हमारा गलती है, तो बोला जगह है, याद क्या? ये याद रहेगा, मैं ऐसा एज्यूम करूं। क्या कर रहे हो, लिख रहे हो ना? शीट में लिखो, तुम्हारे पास डेटा एक साथ आ जाएगा ना, जगह तो है ना उधर, लिख दो। ये कंप्लीट करो और फिर उसके बाद अपन इधर लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंड AS 8 कंप्लीट होगा और तुमको कौन सा लेके आने का है? इंड AS 21, फॉरेन एक्सचेंज। गेटिंग दिस?